हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो दूसरी बुक है, बुक नंबर 2, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, आज हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे कि इंडिया आज़ाद हुआ। आज़ादी के वक्त आज़ादी के साथ साथ पार्टीशन भी हो गया। पार्टीशन के क्या क्या चैलेंजेस थे और फिर पार्टीशन का कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, और उसके बाद लास्ट में देखें कि नई गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, जिसको हम लोग चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में पढ़े, और ऐसा ही हमारे चैप्टर का भी नाम है। गवर्नमेंट के सामने और भी चैलेंजेस थे, उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंजेस था प्रिंसली स्टेट का। तो प्रिंसली स्टेट क्या था, इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, ये है प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट क्या था, इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा, अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, जिसको हम ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इंडिया में दो तरीके का स्टेट हुआ करता था। एक था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस उन सब जगहों को कहा गया जहाँ पर अंग्रेज़ों की डायरेक्ट हुकूमत थी। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस किसको कहा गया, जहां पर अंग्रेज़ों की डायरेक्ट हुकूमत थी। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पर अंग्रेज़ों की इनडायरेक्ट हुकूमत थी। इनडायरेक्ट हुकूमत मीन्स वहां पर छोटे मोटे राजा महाराजा हुकूमत कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के साथ अलायंस में थे। उन सब जगहों को प्रिंसली स्टेट कहा गया। तो ये देखिए, यहाँ पर है प्रिंसली स्टेट। तो अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इंडिया में दो तरीके का हुकूमत हुआ करता था, दो तरीके का स्टेट था, दो तरीके की टेरिटरी थी। एक टेरिटरी थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, जहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट हुकूमत था, डायरेक्ट कब्जा था, कंप्लीट कंट्रोल था। लेकिन प्रिंसली स्टेट पर पार्शियल कंट्रोल था। मीन्स यहाँ पर छोटे मोटे प्रिंस या प्रिंस हुकूमत क्या करते थे, राजा हुकूमत करते थे, लेकिन वो अंडर थे अंग्रेज़ों के, इसीलिए इसको प्रिंसली स्टेट कहा गया। और इंडिया जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों ने इन प्रिंसली स्टेट को आज़ाद छोड़ दिया। प्रिंसली स्टेट के लिए कहा कि ये सब प्रिंसली स्टेट आज़ाद रहेंगे, अब इनकी मर्ज़ी है ये इंडिया में शामिल हो जाए, इनकी मर्ज़ी है पाकिस्तान में शामिल हो जाए, इनकी मर्ज़ी है ये अपना इंडिपेंडेंस बरकरार रखें। और आज़ादी के वक्त 1947 में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट थे। कितने प्रिंसली स्टेट थे? 565, 565 छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट थे। इमेजिन कर सकते हैं कि छोटे छोटे जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर जो है राजा महाराजा हुकूमत कर रहे थे, और 565 उनकी तादाद थी। अब देखिए ओपिनियन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की क्या ओपिनियन थी, उससे पहले बता देते हैं कि जब इन लोगों को, जब इंडिया आज़ाद हो गया और प्रिंसली स्टेट को आज़ाद छोड़ दिया गया, तो प्रिंसली स्टेट में से जो इन लोगों ने, सबसे पहला प्रिंसली स्टेट जो था वो ट्रेवनकोर था। ट्रेवनकोर अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया सबसे पहले। फर्स्ट प्रिंसली स्टेट हु डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस वाज ट्रेवनकोर, ठीक है। और ट्रेवनकोर कहाँ होगा, ये साउथ का स्टेट है, जो कहीं ना कहीं कर्नाटका और जो है केरला के रीजन में है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड प्रिंसली स्टेट कौन था जो आज़ाद डिक्लेयर किया? हैदराबाद। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ने अपना जो है आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्रिंसली स्टेट बाद में इंडिया में शामिल भी हो गया, ठीक है। कुछ प्रिंसली स्टेट को लेकर के कि इंडिया को डिप्लोमेटिक तरीका अपनाना पड़ा जो है, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करवाया गया, वो खुद शामिल नहीं हुआ। तो देखिए, जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया से आज़ाद हो गए, अंग्रेज़ों ने इनको ओपन कर दिया, बोला ये हमारे फ्रेंड रहे हैं, इनकी मर्ज़ी है कि ये इंडिया में शामिल हो जाए, इनकी मर्ज़ी है पाकिस्तान में शामिल हो या आज़ाद रहे। तो उस वक्त, ठीक है, हम देखें कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज भी हो गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन था? ओपिनियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या चाहती थी? तो गवर्नमेंट रेडी टू गिव द ऑटोनॉमी एंड स्पेशल प्रिविलेज। इंडियन गवर्नमेंट एनी कॉस्ट पर चाहती थी, किसी भी कीमत पर इन सब प्रिंसली स्टेट को हम इंडिया में इंटीग्रेट करें, इंडिया में शामिल कराएं, और उसके लिए अगर थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत हो, थोड़े बहुत स्पेशल प्रिविलेज देने की ज़रूरत हो, तो जो प्रिंसली स्टेट जिस कंडीशन में माने, हम उनको मनाने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि वो इंडिया में शामिल हो जाए। तो यही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट
वॉज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी एंड स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कराने की जिम्मेदारी किनको दी गई? उस वक्त के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको जिम्मेदारी दी गई। इसीलिए आप लोग देखेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हम लोग क्लास 10th में देखें, क्लास 10th में पढ़े होंगे, जर्मनी की यूनिफिकेशन कौन करता है? प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर जो ऑटोमन बिस्मार्क होता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे जर्मनी की इंटीग्रेशन कौन कराया? बिस्मार्क कराया। तो इंडियन स्टेट्स का इंटीग्रेशन कौन करवाया? पूरे इंडिया को इंटीग्रेट कौन किया, एकजुट कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना वो बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज गिवन टू द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, द देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। उस वक्त जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे। उस जमाने में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन होता था, अब नहीं होता। लगभग 1978 और 80 के ज़माने तक ये रहा है, ये डेजिग्नेशन। और वो कौन थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर? दोनों थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी दी जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट मर्ज्ड विद द इंडिया बट सम प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। बोला जा रहा है कि ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट आज़ादी के जस्ट बाद खुद से ही इंडिया में शामिल हो गया, और कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसा था जो शामिल नहीं हुआ, उसको शामिल करवाना पड़ा, मौका देख करके उसके साथ डिप्लोमेटिक तरीके से डील करना पड़ा। फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू अनाउंस देयर इंडिपेंडेंस वॉट? ट्रैवनकोर। यहाँ भी है, हम ऊपर भी लिख दिए थे ट्रैवनकोर, यहाँ भी है। और सेकेंड प्रिंसली स्टेट जो है हैदराबाद था। जो तो फर्स्ट प्रिंसली स्टेट जो अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर किया था, इंडिया से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था आज़ादी के बाद कि हम ना ही इंडिया में शामिल हो रहे हैं ना ही पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, हम आज़ाद रहेंगे, वो ट्रैवनकोर है, याद रखना। और सेकंड प्रिंसली स्टेट हैदराबाद है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम में, एंट्रेंस के एग्ज़ाम में या आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत मायने रखता है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, गवर्नमेंट हैड टू डील विद दीज प्रिंसली स्टेट इन द डिप्लोमेटिक वे एंड दीज स्टेट्स पर। कौन कौन से स्टेट्स थे जिनके साथ बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत सख्ती से जो है निपटना पड़ा? वो हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर। ये 4 प्रिंसली स्टेट ऐसा था जिसके खिलाफ गवर्नमेंट को सख्ती से जो है निपटना पड़ा, इनके साथ जो है वो पुलिसिया कार्रवाई करनी पड़ी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, हैदराबाद के बारे में, जूनागढ़ के बारे में, मणिपुर के बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में कि गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना पड़ेगा। आइए तो हम लोग हैदराबाद के बारे में देखते हैं, हैदराबाद का क्या मामला था और कैसे कैसे हैदराबाद जो है वो प्रिंसली स्टेट में जो है शामिल हुआ। देखिए हैदराबाद क्या है, हैदराबाद के बारे में कहा गया है, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के वक्त ये हैदराबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, मतलब प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था आज़ादी के वक्त। अब दूसरा क्या है, इट वॉज सराउंडेड फ्रॉम द ऑल द साइड बाय द इंडियन टेरिटरी। ये चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था, तो चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था, इसीलिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि पाकिस्तान में ज्वाइन करने का। ना ही ये कोस्टल एरिया में था, ना ही पाकिस्तान से इसकी बाउंड्री टच कर रही थी, इसीलिए इस राजा के पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो मजबूरन ये ऐलान किया, ना ही हम इंडिया ना ही पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, हो ही नहीं सकते, ना ही इंडिया में शामिल हो रहे हैं, हम अपना इंडिपेंडेंस स्टेटस रखेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। अब आगे देखिए, इट्स रूलर वाज कॉल्ड निज़ाम, ये याद रखना है, इसके रूलर को, इसके किंग को क्या कहा जाता था? निज़ाम कहा जाता था। एंड ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, और वो पूरी दुनिया के अमीर आदमियों में निज़ाम की गिनती होती थी उस ज़माने में, पूरी दुनिया के अमीर आदमियों में से एक था, अमीरों में गिनती होती थी। निज़ाम अनाउंस्ड हिज इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन सेपरेट फ्रॉम इंडिया। निज़ाम जो है वहाँ का जो राजा था, जिसको निज़ाम कहते थे, वो अपना आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और इंडिया से अलग रहने का ऐलान किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, पीजेंट फ्रॉम द तेलंगाना रीजन स्टार्टेड प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन अगेंस्ट द निज़ाम। बोला जा रहा है कुछ दिनों के बाद तेलंगाना रीजन के जो कुछ पीजेंट थे, वो पीजेंट अपने निज़ाम के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट कर देते हैं, इन लोगों का फसल वगैरह या कुछ इश्यूज़ था जो है, इनकी हालत बदतर थी और ये राजा के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर देते हैं। कौन? पीजेंट तेलंगाना रीजन के। अब देखिए, टू सप्रेस द प्रोटेस्ट, इन किसानों की जो है प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए निज़ाम सेंट हिज पैरामिलिट्री फोर्स कॉल्ड रज़ाकार। ये भी याद रखना, जो आपको पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो निज़ाम जो है अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं जो कहीं ना कहीं वो वेपन्स वगैरह सबसे लैस होती है, और जिनके पास वेपन्स होता है वेपन्स चलाने का उनको ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो निज़ाम के पास अपना खुद का फौज हुआ करता था जिसको रज़ाकार कहते थे। उन रज़ाकार को भेज दिया जाता है लोगों की प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। रज़ाकार कमिटेड रॉबरी, मर्डर एंड रेप। रज़ाकार लोगों पर जुल्म और लोगों को सताना शुरू करता है, लोगों पर बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादती करता है। अब आगे, इन व्यू ऑफ दिस एट्रोसिटीज़, इन्हीं सब जो है जुल्म सितम को नज़र में रखते हुए, इन्हीं सब जुल्म को देखते हुए, अत्याचार को देखते हुए, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी अटैक्ड हैदराबाद, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर जो है ना अपनी फ़ौज भेज देती है हैदराबाद रज़ाकार के फ़ौज से लड़ने के लिए। और रज़ाकार से लड़ने के लिए जो निज़ाम की फोर्सेस थी, और निज़ाम की फोर्सेस रज़ाकार और इंडियन गवर्नमेंट में वहाँ पे वॉर छिड़ जाती है, और ये वॉर काफ़ी दिनों तक चलता है। बाद में निज़ाम सरेंडर करता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करता है। यहाँ देखिए, सो दैट in view of the atrocities on the people in September 1948, the Indian Army attacked the Hyderabad so that general public could be saved। के लोगों को ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर जो है रज़ाकार जो वहाँ के लोगों पर जुल्म कर रही थी, वहाँ के लोगों को इन जुल्म और अत्याचार से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट फौज भेज देती है। दिस वॉर लास्टेड फॉर अ लॉन्ग, ठीक है, कुछ दिनों तक ये जो है वॉर चलता है, और इन द एंड निज़ाम हैड टू गिव अप, ठीक है, और निज़ाम को सरेंडर करना पड़ता है। ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वो दस्तावेज होते थे, वो डॉक्यूमेंट्स होते थे जो जिस डॉक्यूमेंट में कोई भी राजा ये बात मानता था कि हम इंडिया में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में विलय की सांधी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को, ठीक है। याद रखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता था। तो जो है निज़ाम जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन करता है, और कब साइन करता है? नवंबर 48 में। और ये सब डेट भी याद रखना है, वो इसलिए याद रखना है कि आपको 3-4 स्टेट्स दे देगा और इस तरीके से पूछ देगा कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताने के लिए पहले कौन जो है मर्ज हुआ, उसके बाद कौन मर्ज हुआ, उसके बाद कौन मर्ज हुआ। तो ये डेट याद रखना है। नवंबर 1948 में हैदराबाद जो है वो मर्ज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट में। दस हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ इट, और इस तरीके से हैदराबाद इंडिया में शामिल हो गया। हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडिया में इंटीग्रेट हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू कश्मीर को कवर करने की कोशिश करेंगे, और उस तरीके से प्रिंसली स्टेट का इश्यूज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक वीडियो के लिए बने रहिए, और अगर हम इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को, जो लोग बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस के नज़रिए की या CUCT की, उन सब के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।